ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन कर्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत, संस्कृति और विज्ञान का समागम संस्कृतायनम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि अनवरत एक चर्चा चल रही है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए और हमारा विहार कैसा होना चाहिए, अतः आहार और विहार की इस चर्चा को आज एक नए आयाम पर पहुंचाने का एक प्रयास है। डॉक्टर वंदना शिवा एक संवाद। डॉक्टर वंदना शिवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। स्वागत मैम। और निश्चित रूप से डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया के द्वारा आज का यह कार्य संभव हो पा रहा है। और आज की जो चर्चा है वह चर्चा हम सभी को आहार के दृष्टिकोण से एक नए विचार को लाने वाली होगी। डॉक्टर वंदना शिवा अनवरत हमारा आहार कैसा होना चाहिए, जैव विविधता और जैविक खेती क्या होती है, उसका नवधान्य के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इनके जो कार्य हैं वे कार्य हम सभी के लिए नई प्रेरणा के केंद्र बनते जा रहे हैं। अतः आज हम सभी आपसे प्रेरित होने के लिए एक बार इस मंच पर पुनः सम्मिलित हैं, पुनः आपके सम्मुख हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया से निवेदन करूंगा कि वे आज की वक्ता डॉक्टर वंदना शिवा का परिचय प्रदान करें। जी नमस्कार। सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर वंदना शिवा ने किसानों के अधिकारों की रक्षा एवं जैव विविधता के प्रोत्साहन के लिए बीज संरक्षण के लिए नवधान्य नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना की और 1984 में रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की स्थापना की ताकि पर्यावरण संरक्षण हेतु सक्रियता और शोध की दिशा में कार्य हो सके। नवधान्य का अर्थ है नौ धान या 9 फसलें। यह लगभग 22 राज्यों के कृषकों का एक बड़ा समूह है जहां पर 54 से अधिक बीज बैंकों की स्थापना की गई और लगभग 10 लाख कृषकों को अन्न स्वराज और अनवरत यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए लगभग 3 दशकों से यह समूह प्रयासरत है। 2001 में देहरादून में आपने बीज विद्यापीठ के द्वारा बीजों और जैव विविधता के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पाठशाला की भी स्थापना की जहां पर कई प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं और जैविक खेती, मिश्रित खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सीड कंजर्वेशन यानी बीजों के संरक्षण की कई विधाएं वहां पर सिखाई जाती हैं। आपका समूह महिलाओं केंद्रित विकास के माध्यम से जेनेटिक इंजीनियरिंग का विरोध करता है। आप रसायन मुक्त अनवरत कृषि, मिश्रित कृषि की पक्षधर हैं। नीम और बासमती चावल के पेटेंट्स के लिए आपने लंबी लड़ाइयां 1994 और 1998 में लड़ी हैं और इन पेटेंट्स के में जीत हासिल की है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम विश्व विख्यात पर्यावरण संरक्षक डॉक्टर वंदना शिवा जी का मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होने वाला है। मैम, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचारों से हमें प्रेरणा दें और मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद रश्मि और धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष। मुझे बहुत खुशी है आप सबके साथ जुड़ने की, क्योंकि ये काम तो मैंने धरती की दर्द की वजह से किया है, लोगों के दर्द की वजह से किया है।
शुरुआत मेरी फिजिक्स में हुई और मैंने पीएचडी अपनी क्वांटम थियरी में की, पर चिपको के साथ जुड़ी। और मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी अपने परम प्रिय जी गुरु समान सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनको हमने 21 मई को खोया। खोया। और कुछ ही दिन पहले राजस्थान में एक जोधपुर यूनिवर्सिटी ने समारोह किया था, उनको पोस्टमसली देना पड़ा जम्बूजी अवार्ड, और मुझको अमृता देवी अवार्ड। तो मैं राजस्थान की भूमि को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वहीं से पहला चिपको आया था। तो मैं चिपको के साथ जुड़ के, मुझे जैव विविधता की समझ तो तब से थी, और मैं मुड़ी 84 में, आप लोगों को ख्याल होगा, 4 जून को, बस कुछ ही दिन पहले 4 जून को गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजी गई। उसके पहले किसानों के आंदोलन चल रहे थे, और क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस के लिए काफी बड़ा काम कर रही थी उस जमाने में, तो मैं उन आंदोलनों का ख्याल रखती थी कि पानी के बारे में थे, नदी के बारे में थे, स्थायी खेती के बारे में थे। और किसानों ने कहा था हम तो गुलामी में जी रहे हैं, जब हम अब क्या उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, कब हमारे नदियों का पानी हमारे खेत में आएगा, दाम पे हमारी फसलें बिकेंगी, कहाँ बिकेंगी, अगर ये सब हमारे हाथ के बाहर है तो हम गुलाम हैं, हम इस देश के अन्नदाता गुलाम हो रहे हैं। और उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। 4 जून को एक्चुअली किसानों ने ब्लॉकेड किया था कि हम रेल बंद कर देंगे, अनाज नहीं जाने देंगे दिल्ली को, जहां से हमारी गुलामी हो रही है। तब मैंने किताब लिखी थी हरित क्रांति पे, वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसका हिंदी का ट्रांसलेशन है हरित क्रांति की भ्रांति। उसी साल आप लोगों को ख्याल होगा, दिसंबर में 2 दिसंबर की रात थी, और भोपाल में यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री ने लीक किया और हजारों लोग मरे। और फिर उसी समय आसपास इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ। और 1984 के एंड में मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि इतनी हिंसा ये कृषि के साथ क्यों जुड़ रही है, और ये कृषि कहाँ से आई, क्योंकि मेरी माँ ने बाय चॉइस रेफ्यूजी बन के आई थी पाकिस्तान से, सरकारी नौकरी में थी वहां, पर लौट के उन्होंने कहा अब तो मैं किसान बनूंगी। तो हम खेलते थे, तो हमारे लिए तो खेल की जगह थी खेत, और हमने ना रासायनिक देखे थे, ना हमने जहर देखे थे। तो जब हरित क्रांति का ये सब हुआ, भोपाल हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से आए जहर। तब मैंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन में वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पब्लिश्ड है। मैंने 3 चीजें समझी। पहली चीज मैंने समझी कि ये खेती नहीं है, ये तो लड़ाई है, ये तो युद्ध है, और ये युद्ध से ही आया है। इसीलिए 30,000 लोग पंजाब में गए, हजारों लोग भोपाल में गए। आज भी भोपाल में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, क्यों? ये जो रासायनिक थे, ये कंपनियों ने, एक नई ग्रुप ऑफ कंपनीज बनी। पहली तो ये बात है ना कि वो आईजी फार्बन और उनके साथ ही अमेरिका और जर्मनी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, पर उनकी कंपनियां साथ बना रही थी जहर लोगों को मारने के लिए। शुरुआत में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में, फिर लड़ाई में, और फिर हमारे खेतों में। तो जो जहर रासायनिक खेती में आए हैं, ये लड़ाई के हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी सोच लीजिए, वो ही प्रोसेस एक्सप्लोसिव्स भी बनाता है, और वो ही प्रोसेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी बनाता है। इसलिए इतने बम आजकल फर्टिलाइजर बम है। इसीलिए बेरूट में जब एक वेयरहाउस में यूरिया स्टोर था, वहां से
एक्सप्लोड हुआ और 200 लोग मरे। अभी हमारे साउथ में श्रीलंका के कोस्ट में एक शिप सिंक हो रही है, नाइट्रिक एसिड की है। नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होती है एक्सप्लोसिव्स और फर्टिलाइजर्स के लिए। और ये क्या कर रहे हैं धरती को? सब में ज्यादा भयानक मौसम बदलाव के लिए ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 3 गुनी ज्यादा मौसम बदलाव करती है। और अगर हम अपनी दालें उगाएं, दलहन उगाएं, तो नाइट्रोजन खुद फिक्स हो जाता है जमीन में। तो मैं कहती हूं, पश्चिम से आया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, लड़ाई से आया लड़ाई के लिए, और हमने दुनिया को दी दलहन कि बिना, मैं कहती हूं इसको नॉन वायलेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग, अहिंसा से नाइट्रोजन का देना, और साथ साथ हमको प्रोटीन देना। तो धरती को भी पोषण मिल रहा है, हमको भी पोषण मिल रहा है। पर यही नहीं, 80% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बह के नदियों में जाता है, कुओं में जाता है, नाइट्रेट पोल्यूशन कर रहा है, ओशंस में जाता है, डेड जोन्स बना रहा है। आप में से कोई भी विज्ञान में इंटरेस्टेड है तो आप डेड जोन देखिए और देखिए हर साल कैसे बढ़ रहे हैं। करीब 20 साल पहले 10 थे दुनिया में, अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इतना इस्तेमाल हुआ है, 480 डेड जोन है। डेड जोन वो हैं जहां नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इतना गया है कि उनकी ऑक्सीजन की क्षमता खत्म होने लगती है। जैसे हमारे भारत के देश के लोग अभी ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं हजारों में। इस तरह हम ओशंस को रहे हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। और जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मिट्टी में जाता है तो वो मारता है, वो मिट्टी मरत नहीं है। जब मैं हरित क्रांति की किताब लिख रही थी तो मैं पढ़ रही थी, और वो ये माना जाता था कि मिट्टी तो खोखली है, बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डालने के लिए। उसके अंदर कुछ अपनी उर्वरकता नहीं है। इससे बड़ा भ्रम वैज्ञानिक रूप में कोई और नहीं है। धरती मां मरी हुई है, और ये भ्रम ऐसे वैसे नहीं आया। 400 साल कोशिश की है पीटने की कि धरती में तो जान है ही नहीं। जो कुछ करता है वो इंसान करता है, कुछ नहीं करती। विविधता कुछ नहीं करती, विविधता से कुछ नहीं आता। हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तब आता है। तो ये जो प्रकृति का एक प्रकृति है, उसी को नकार के एक एक चीज लाई जा रही है, चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो, चाहे सिंथेटिक एडिटिव्स हो, चाहे आर्टिफिशियल जीएमओ सीड हो, और अब चाहे आर्टिफिशियल फूड हो, जिसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगी आपसे। तो ये प्रकृति से भागना, प्रकृति से डरना, ये ऐसे ही नहीं हुआ। एक कोई बेकन थे जिनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, बिल्कुल गलत है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनोसाइड, फादर ऑफ मॉडर्न इकोसाइड है वो, धरती को मारने की। कहते धरती को जीवित मानना विच हंट्स के लायक है। जो बेचारी महिलाएं मानती थी कि धरती मां जिंदा है, उनको विचेस के रूप में मारा। 90 लाख लोग जलाए गए यूरोप में धरती से काटने के लिए। हमारे कोई सिखाया नहीं जाता है। 90 लाख। वो उसी समय हो रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी यहां आने को। तो अपने अंदर भी मार रहे थे धरती को, और यहां भी आके मारने की कोशिश कर रहे थे। तो बेकन कहते हैं कि यू हैव टू मेक नेचर योर स्लेव, एंड you have to make her your slave in order to have domination and dominion over her. शोषण करने के लिए हमें धरती को मारना है, क्योंकि अगर धरती मां जिंदा है तो हम धरती मां को पूजा कहेंगे। जैसे हमारे सारे श्लोक हैं कि मैं वहीं उतरी जाऊं,
जो कि आपके हृदय में चोट ना पड़े। इसलिए हमारे हल इतने ही होते थे। उनको इंफीरियर कहा गया कि आई शुड नॉट हर्ट योर वाइटल्स, ऋग्वेदा में। और अब ट्रैक्टर इतने गहरे गहरे जाते हैं, ऐसे मिट्टी उठाते हैं। और अगर सब में उर्वरक मिट्टी है हमारी गंगा की, गंगा बेसिन में जाइए, रेगिस्तान हो रहा है। और उधर बिश्नोइज ने लेके रेगिस्तान को बना दिया एक हरित प्रदेश। उससे भी तेज निकले डेकार्ट। तो आजकल कार्टीजियन, आप साइंस में करते हैं ना कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, है ना। डेकार्ट साहब कहते हैं कि कुछ जीवन तो है ही नहीं, सब कुछ मशीन है, और मैं हूं एक दिमाग बिना शरीर के। मेरा दिमाग शरीर के बाहर है, इसलिए मैं औरों से ताकतवर हूं, और मैं उस दिमाग से सब कुछ कॉन्कर करूंगा। और अगर आप सोचें कि ये मर गया, ये 400-500 साल पुरानी बातें हैं, नहीं, अभी सिलिकॉन वैली वाले लोग जो हमारे सारे गूगल से फेसबुक ले सब कुछ करते हैं, सिलिकॉन वैली लोग डेकार्ट को फॉलो करते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, इसलिए अन्न कुछ नहीं है, और कहते हैं शरीर से तो हमें मुक्त होना है। शरीर से मुक्ति, और हम लोभ से, लालच से मुक्ति करते हैं। वो लोभ लालच के लिए शरीर से मुक्ति। और वो बड़े 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 लिक्विड नाइट्रोजन के लैब्स बना रहे हैं। जब लोग मर रहे हैं उनको फ्रीज करने के लिए, कि कभी इतना तेज विज्ञान हो जाएगा कि हम फिर से जिंदा कर देंगे, क्योंकि बर्थ एंड डेथ आर नॉट अ साइकिल। जिस तरह इनने और चीजों का भी साइकिल नहीं माना, तो कह रहे नहीं, हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे, विज्ञान हमको दिखा देगा, हम हमेशा। तो अपने को फ्रीज कर रहे हैं हजारों लाखों रुपए खर्च करके, और जिनके पास उतना पैसा नहीं है, बस अपना हेड फ्रीज कर रहे हैं कि ब्रेन, क्योंकि शरीर नहीं है ना, बस हेड में है, ब्रेन में है सब कुछ, तो वो थोड़ा पैसा देके लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर रहे हैं। और ये मुझे कैसे मालूम, क्योंकि मेरे साथी हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन बनाते थे। तो 90s में सारा अमेरिका एंड मैन्युफैक्चर आउटसोर्स हो गया चाइना को, तो उनकी बिजनेस डप होने लग गई। अगली बार गई तो मैंने उन्हें देखा, उनके पास पोर्श और उनके पास शेवले और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां। मैंने कहा क्या हुआ रवि? उन्हें कहा अमेरिकी लोग मरने से इतना डर गए हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन खरीद रहे हैं खूब अपने शरीर को प्रिजर्व करने के लिए। और डेकार्ट की सोच से ही कि अब हम मशीन बन जाएंगे। कहते हैं कि ये शरीर तो घटिया है, जो प्रकृति ने, भगवान ने हमें दिया है तो घटिया है। ये शरीर जब खत्म हो जाएगा और हमारा दिमाग मिक्स हो जाएगा कंप्यूटर के साथ, तब हम एनहांस हो जाएंगे। ये सब जुड़ा हुआ है आज कृषि में क्या हो रहा है उसके साथ, इसलिए मैं वापस आऊंगी। मैं 84 से रिसर्च भी कर रही हूं कृषि पे, और जैसे रश्मि बताएं, धरती की सेवा भी कर रही हूं नवदानिया के द्वारा। और मैं जब मुझे लगता है अपने दिमाग से कि ये काम जरूरी है, तो मैं उस पर लग जाती हूं, क्योंकि मेरे लिए विज्ञान बस सोचने का नहीं है, विज्ञान एक रास्ता दिखाने का है कि ठीक तरह जीना क्या है। और अगर सच्चा विज्ञान आता है तो वो काम करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं 1984 से, अब 37 इयर्स हो रहे हैं, मैं मेरे विज्ञान की सीख से मैं नवदानिया में लगी हुई हूं। उसके पहले अपने प्रकृति बचाने के आंदोलन चिपको वगैरह में थी। तो अब इन सालों में मैंने सब में पहले तो सीखा है हम खेती कैसे करते हैं, उसी से हमारा स्वास्थ्य बनता है या बीमारी आती है। स्वास्थ्य और बीमारी खेती से जुड़े हुए हैं।
जब हम रासायनिक खेती करेंगे तो दो चीजें होती हैं। पहला कि जहर आते हैं, वो जहर आके हमको कैंसर देते हैं, हमको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज देते हैं, हमको ऑटिज्म देते हैं, हमको डायबिटीज देते हैं। पर उसके दूसरी तरफ जो कम देखा जाता है, पर इसी पे मैं लगी हुई हूं। और रश्मि मुझे दिखा रही थी, हमने कुछ साल पहले ये किताब लिखी थी, अन्नम फूड एज हेल्थ, और इसमें मैंने अपनी तरफ से मैंने वैज्ञानिक रूप में क्या सीखा है, पर आयुर्वेद के डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट, सबको जोड़ के हमने ये किताब बनाई थी। और अगर हम धरती की सेवा करें, हम मिट्टी को जैविक खाद दें, तो मिट्टी में जो लाखों करोड़ों जीव हैं वो खाद पैदा करते हैं। जैसे जो केंचुआ है, केंचुआ 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन बना के दे देता है। और मैं थोड़े आपके फिगर्स अपनी फार्म के दिखा, हमने अभी कंप्लीट किया 20 साल का, और इसमें मैंने जोड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट काजरी से रिटायर हुए, और जो खेत 20 साल से रासायनिक खेती कर रहे हैं देहरादून वैली में, और जो खेत जैविक कर रहे हैं, उन्हें कंपेयर करिए। और उन कंट्रोल है जहां खेती नहीं हो रही है, वो मतलब वो यहाँ की मिट्टी है। तो जैविक जो ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो हमारे जैविक खेतों में 99% हायर है, और ऑर्गेनिक मैटर कम है केमिकल खेतों में, क्योंकि वो तो कुछ दे ही नहीं रहे, वो तो समझ आ गया। पर आप सोचते होंगे कि जब यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन बढ़ागा सॉइल में, नहीं, घट रहा है। 22% लेस एंड 100% मोर इन द ऑर्गेनिक फार्म्स। बाहर से हम यूरिया नहीं डाल रहे हैं, धरती अपना बना रही है नाइट्रोजन, एक रास्ते से नहीं, हजारों रास्तों से। और ये नाइट्रोजन मिट्टी में रह रहा है, यूरिया भाग रहा है, पर अकेला कार्बन और नाइट्रोजन नहीं देता जैविक खेती। जिंक, आजकल बहुत लोग समझ रहे हैं कि जिंक डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी कोलैप्स भी हो रही है और डिप्रेशन भी हो रहा है। 37% घटा है। तो ये मिट्टी में घटा है, तो हमारे पौधों में घटा है, तो हमारे खाने में घटा है। और जैविक खेत में 14% बढ़ा है। तो हम मेरे ख्याल से रश्मि ने नमक के बारे में बोला होगा, आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन वगैरह की कमी भी रासायनिक खेती की वजह से रही है, क्योंकि ये धरती से चोरी करने का रास्ता है पोषण का। मैंगनीज, बहुत लोग समझने लग गए कि आजकल वेस्ट में बच्चों में बहुत ज्यादा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, पर उसके लिए बहुत हॉरिबल साइकियाट्रिक ड्रग्स दिए जा रहे हैं छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों को। और वो साइकियाट्रिक ड्रग से उनको और डिप्रेशन हो रहा है, उनको और सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसी हो रही है। पर रिसर्च ने दिखाया है कि मैंगनीज डेफिशिएंसी से अटेंशन डेफिसिट होता है। मैंगनीज पूरा है तो खूब कंसंट्रेशन होता है। 17% घटा है मैंगनीज रासायनिक खेतों में, 14% बढ़ा है। बाहर से हमने कुछ नहीं दिया, धरती ने खुद दिया, जीव ने खुद दिया। धरती की सेवा से ये सब पोषण आया। भारत में 75% बच्चे और महिला अनीमिक है, आयरन डेफिशिएंसी है। 12% कम हुआ है आयरन। और ऊपर से इसके साथ जोड़िए कि जो आयरन रिच फसलें हैं उनको तो हम मार रहे हैं, राउंडअप स्प्रे हो रहा है, केमिकल्स इलीगल है। भारत में राउंडअप अलाउड नहीं है, पर सब जगह बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। और इलीगली मोन्सेंटो तो जीएमओ ईटी कपास लाके किसानों को कर्ज में डुबाया, किसानों को आत्महत्या की तरफ धकेला। और फिगर्स हैं, सरकारी फिगर्स हैं कि 4 लाख किसानों ने ग्लोबलाइजेशन के बाद 95 ऑनवर्ड्स आत्महत्या की है भारत में। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट का ले डेटा,
तो 85% सुसाइड्स बीटी कपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि बीटी कपास का दाम 5 रुपए का 5 या 10 रुपए किलो की बिकती थी कपास की बीज। अगर आपने खुद नहीं रखा है, अगर आपने अपना खुद रखा है तो 0 कॉस्ट था, पर लिया भी है तो 5 से 10 रुपए किलो होता था। मोंसेंटो ने इसको 4000 रुपए किलो बनाया, और क्योंकि ये फेल होता रहता था, एक एक सीजन में किसान 4 बार 5 बार लेता था, जेब में पैसा तो था नहीं। वीडियो वैन आते थे गांव में, लखपति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, और किसानों को कहा जाता था ले लो, बस यहां ठप्पा लगा दो। किसान भी इतने इनोसेंट हैं हमारे देश के, वो ठप्पा लगा देते थे, अपना थंब प्रिंट लगा देते थे, एजेंट लोग उसके ऊपर भर देते थे, जमीन गिरवी। और जितनी सुसाइड्स मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, अगर मैं विदर्भा जाती हूं और कोई भागा आता है कि उस गांव में सुसाइड हुई है, दीदी आएंगी, मैं कहूंगी जरूर आऊंगी, और विधवा के साथ बैठती हूँ, पूछती हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखा मुझे तो कुछ पता नहीं था, पर बॉडी खेत में मिली। सब सुसाइड्स खेत में होते हैं, क्योंकि धरती मां से अलग किया जा रहा है, क्योंकि वो पर्चा वाले, झूठ से फर्जी पर्चा वाले कहते हैं अब तो तूने दिया नहीं है कर्ज, अब तेरी जमीन मेरी। उसने कहा मैंने तो कभी नहीं दी तुम्हें तो जमीन, नहीं तूने ठप्पा नहीं लगाया था 3 बार बीटी कपास लेने के लिए, उसमें ये लोग भर देते हैं। और जब उससे जमीन छिन रही है, किसान टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि सदियों से, कितनी पीढ़ियों से वो खेत उसकी घरों में है। और हमारे लिए खेती तो धरती मां की सेवा है, और वो आखिरी बार कर्ज लेके जहर खरीदता है और पेस्टिसाइड पी के खेत में मरता है। पंजाब में भी ये होता है। पंजाब में वो एक भाखड़ा कनाल में कूदते हैं। एक फिल्म बनाई है हमारे साथी ने, सीड्स ऑफ डिस्पेयर या कुछ, विधवाओं पे, और वो पजल थे कि क्यों इतनी विधवा हो रही है पंजाब में। उसमें एक सीन है कि एक पूरा आदमी बैठा हुआ है भाखड़ा कनाल पे, वो जो बॉडीज निकालता है, और जो लोगों के रिलेटिव्स गायब हो गए हैं, तो वो फोटो लगी हुई है, वो मैच करता है बेचारा, डेड बॉडी और ये फोटो के साथ। ये हम कहां से ऐसी दुर्दशा में आ गए हैं। तो जब मैंने विधवा से पूछा कर्ज किस लिए था, उसने कहा मेरे को तो पता भी नहीं था कर्ज है, पर वो ये कपास के बीज ले आया करते थे, और मुझे तो पता नहीं था कौन सा बीटी क्या कुछ, शक्ल से बीट थोड़ी अलग दिखता है, वो कपास का बीज दिखता है। तो मैंने कहा दिखाओ, उसका डब्बा था चूल्हे के ऊपर। उस सीजन में उसने 5 बार खरीदा था, फेल होता रहता था, और अलग अलग नामों से खरीदा था, क्योंकि मोंसेंटो ने सारे भारत की कंपनियों को लाइसेंसिंग में जकोड़ लिया था। और जब मोंसेंटो हारा भी, उसके बावजूद भी उसने उनसे जुर्माना छीना कि कोर्ट्स में हारा है, क्योंकि हमने कानून बना लिया था इस देश में लड़ाई करके कि बीज आविष्कार नहीं है, बीज मशीन नहीं है, बीज प्रकृति का एक परमानेंट रिन्यूइंग अडॉप्टेशन एक्सप्रेशन है, डाइवर्सिटी का एक्सप्रेशन। तो हमारे लॉ में आर्टिकल 3 जो है, प्लांट्स एनिमल्स एंड सीड्स आर नॉट ह्यूमन इन्वेंशन, सो पेटेंट नहीं हो सकते। तो जब जब ये उस क्लॉज को चैलेंज करते थे, तो मैं बार बार हो जाती थी, जब खबर मिलती थी मैं खड़ी हो जाती थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस तरह इन्होंने बोला था कि सॉइल इज एन एम्प्टी कंटेनर, हमारे यूरिया के बिना पौधा नहीं उगेगा, और वो तो झूठ साबित हुआ। जीएम में कहने लगे बीज तो एम्प्टी कंटेनर है, जो हम रासायनिक डालते हैं उसकी वजह से मसल आता है, सुपरमैन बनता है। हाई सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको नहीं हुई जीत, पर दबाव डालते रहते। तो बेचारे किसान को तो नहीं पता, महालक्ष्मी हो चाहे नुजीवेडी हो चाहे कौन हो, सब मोंसेंटो का बीज, जहरीला बीज बेच रहे हैं। मैंने 4 लाख आत्महत्याओं की तो की, पर ये टेक्नोलॉजी फेल्ड है, क्योंकि हर पौधा, हर जीव, हमारे विज्ञान में हर जीव है, जैविक है। तो पौधे को पेस्ट को रेजिस्ट करने का क्षमता,
पर जब आप यूरिया डालोगे वो क्षमता कम होती है। जिस तरह फर्जी खाना खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। फिर अगर आप उसमें जीएमओ डाल दोगे बीटी का, तो वो बीटी एक्सप्रेस करने की कोशिश में बेचारा पौधा अपना नेचुरल पेस्ट कंट्रोल फंक्शंस भूल जाता है। इसलिए नए नए तरीके के कीट अटैक करने लगते हैं। तो बीटी कपास है कि बोलवर्म रोकेगा, पर पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंट हो गया है, और कभी आर्मी वर्म, कभी एफिड, कभी व्हाइट वर्म, कभी कभी तो पूरे के पूरे पौधे सफेद कवर्ड पेस्ट के साथ। नए नए नॉन टारगेट इंसेक्ट, फेल टेक्नोलॉजी है। तो फेल टेक्नोलॉजी के वजह से किसान को और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ा। 2017 में मुझे याद आ रहा है, जब मुझे खबर आई, मैं भागी और यवतमाल हॉस्पिटल में एक पूरा फ्लोर खाली कर दिया गया था। जैसे आजकल कोविड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उस टाइम पूरा हॉस्पिटल को इमरजेंसी वार्ड बनाया था। 130 किसान गुजरे थे पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से, और हजारों पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े थे। तो ये कहानी तो जीएमओ और बीटी कपास तक की है। और बीज पे स्वामित्व जमाने की है। मैंने नवदानिया शुरू क्यों किया? मैंने आपको बताया मैं कृषि में क्यों गई, क्योंकि मैंने भोपाल और पंजाब की ट्रेजेडी से देखी हुई है। मैंने बीज बचाना क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं मीटिंग में थी एक जनीवा में, और यही जहर बनाने वाली कंपनियां आप कहने लग गई कि अब तो हमारे को बीज पे ओनरशिप चाहिए, बीज पे मालकियत चाहिए। इसके लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, और उस द्वारा हम पेटेंट लेंगे, और इसके लिए ग्लोबल कानून हमें चाहिए। इसलिए गैट बनाया, WTO बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाई, बौद्धिक संपदा बनाई। आज भी ये बहस चल रही है कि वैक्सीन कहते हैं हम आपको बचाने के लिए बना रहे हैं, पर उसमें उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। और जो कंपनी फाइजर है, उसने 3 महीने में $3.5 बिलियन प्रॉफिट बना लिया है, और अगले साल, इस साल में 27 बिलियन बनाने की सोच रही है। तो उनके लिए तो चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे जीएमओ बीज हो, कुछ भी हो, पैसा बनाने का सौदा है। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर तरह, एक छोटी किताब थी उनकी, मैंने पढ़ी, व्हाई आई एम अ सोशलिस्ट, और उनने उसमें लिखा है कि जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो उनने धर्म को मार के व्यापार को धर्म बनाया, पैसा कमाना। और भारत से अंग्रेजों ने $45 ट्रिलियन लूटा अपने समय में। $45 ट्रिलियन, आप मल्टीप्लाई कर लो और सोच लो। इसलिए हम भुखमरी की तरफ गए, हम गरीबी की तरफ गए, और इंग्लैंड बना। हमें बार बार बताया गया आपके बीज प्रिमिटिव है। और जब मैंने हरित क्रांति का सब कुछ पढ़ लिया था, मैंने कहा ये तो झूठ है। हमारी बहुत सारे अपने बीज हैं जो इससे ज्यादा देते हैं। आज मैं अपने साथियों के साथ नवदानिया फार्म काम कर रही थी, कितने हमारे देसी बीज हैं जो ज्यादा देते हैं। पर हम उत्पादन बस अनाज का नहीं गिनते, क्योंकि हम बस इंसान को नहीं सोचते, हम तो पूरे जीव को, तो वसुधैव कुटुंबकम है। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, तो हमें अन्न तो सबके लिए बनाना है। हमको पॉलिनेटर्स और बीज के लिए भी देना है, गाय भैंस के लिए भी देना है, तितली के लिए भी देना है, सबके लिए देना है। जमीन के अंदर जो हमारे छोटी छोटी कीट है, उनके लिए भी खाना देना है। और जैविक खेती क्या है? मेरे लिए एक सेंटेंस है जैविक खेती, मिट्टी में जो जीव है उनको खाना देना, फिर वो काम करके आपको खाना देंगे। और अगर आप मिट्टी के जीवों को जिंदा रखोगे और बीज डालोगे, तो देसी बीज से ज्यादा उन्नत बीज कोई नहीं है। अभी नया रिसर्च आ रहा है कि देसी धान में 14-15% ज्यादा प्रोटीन, आयरन, जिंक वगैरह है। तो इनने जो हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई, वो बिल्कुल न्यूट्रिशनल एम्प्टीनेस है, खोखली है, वो उसमें पोषण है ही नहीं, वो पोषणहीन है। और वो पोषणहीनता की वजह से इतनी बीमारियां पड़ रही हैं। तराजू पे तोल के, वो कार्टेशियन मेजर है ना, डेकार्ट ने कहा
कि कितनी लंबाई, चौड़ाई और वेट है, यही है। उसमें हम फंसे हुए हैं, वेट तोलते रहते हैं, पोषण क्या है वो पता ही नहीं। हमारे आपके ज्वार, बाजरा, रागी, हमारा रागी, झंगोरा पहाड़ के, इनको प्रिमिटिव क्रॉप्स कहा गया। और मेरे को ये नहीं समझ आता कि इनको मोटा धान क्यों कहा गया, ये तो छोटा धान है। मिलेट्स के बीज कितने छोटे छोटे होते, मोटा थोड़ी है ये। उसको मोटा धान करके अनाज का कह दिया, हटा दिया खाने से। और अगर हम जो छोटा अनाज है उसे हम उगाएं फिर से। और मैं अभी मैं अपने साथियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट बना रही थी, और जब लॉकडाउन खत्म होगा आप लोग एक ग्रुप बना के जरूर नवदानिया में आइए। जब ट्रैवल अलाउड होगा आप लोग एक ग्रुप बना के इस इंटरैक्शन का फॉलो अप करिए, एक शॉर्ट 2-3 के। रश्मि, आप इस ग्रुप को लाओ। जी जी जरूर। क्योंकि अब मैंने शुरुआत से बीज का प्रोडक्शन देखा है कि देसी बीज स्ट्रॉ बनाते हैं मिट्टी के जानवर के लिए, और ग्रेन बनाते हैं। और अगर स्ट्रॉ और ग्रेन दोनों को गिनो तो हमारा ज्यादा प्रोडक्शन है। हम अपने अनाजों को गिने तो देख लो, बाजरा में प्रोटीन 11% है, ज्वार में 10% है, फैट 5 है, मिनरल 2.3 है। और हमारी तुम दिखा रही थी मुझे ये भूले बिसरे अनाज। हाँ जी, हाँ, इसमें अगर आप देखिए जो हाई यील्डिंग और भारत को भूख से बचाए और ये सब करके कहते हैं, इसी कंपैरिजन में अगर हम अपने फॉरगॉटन फूड्स जिन्हें कहते हैं, अपने मिलेट्स को वापस लाएं, तो हम पानी के संकट को भी खत्म करेंगे, क्योंकि बस 250 मिलीमीटर इस्तेमाल करता है। हम अपने कुपोषण भी भगाएंगे और हम अपने डिजर्टिफिकेशन को भी भगाएंगे। ये सब अब हमारे पास बहुत रिसर्च है और हमारे आगे के एक्सपेरिमेंट्स लागू हैं। हम 10,000 तरह की वनस्पति खाते थे हम अपने फार्म पे, क्योंकि हम ना राउंड अप करते, तरह तरह के पौधे उग रहे हैं। आधे उनमें से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एक अकरकरा है, दांत में दर्द हो रहा होगा, एक फूल उठा के लगा लो, कोई डेंटिस्ट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बथुआ बचा लो, आप एमरंथ बचा लो, ना विटामिन ए की कमी, ना आयरन की कमी। और यही गूगल वाले, आप सोचते हो गूगल बस आपको गूगल सर्च देता है, बेचारा गूगल, मिस्टर गूगल इतने डेस्परेट हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको करीब 5 साल पहले उन्हें एक नई लाइफ साइंसेस डिवीजन शुरू करी, जो जीवन से नहीं जुड़ी हुई है, पैसे से जुड़ी हुई है। और कहते अनीमिया का हम सॉल्यूशन देंगे, नैनो पार्टिकल, आर्टिफिशियल फेरो नॉन पार्टिकल पार्टिकल ब्लड में डाल देंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? 10⁻⁹ सब बैरियर को क्रॉस करेगा, ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस करेगा। क्या क्या नए डिजीजेस आएंगे, उसके लिए इनको कोई सुनना नहीं। बट ये इनका जो पैट है, जिसको किसी को फॉलो अप करना है, पैटर्न 2010034319A1, एक छोटी सी पुस्तिका मैंने बनाई है आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ, द 2 फ्यूचर्स ऑफ फूड हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी। सैडली ये जो जिनने छापी है उन्हें अमेज़न के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की है। पर ये जो हेड ऑफ इंडिया लाइफ साइंसेस हैं, एंडी कॉनरेड, को कहते हैं हमको डिफीट करना है धरती माँ को। ये बेकन और डेकार्ट के साइंस से लगे हुए धरती माँ को मारने में, अभी भी वो इनका काम है। और हमारा काम है कि हम धरती माँ के साथ जुड़ के कैसे अच्छा खाना उगाएं, कैसे अच्छा पोषण ले। मेरा काम रश्मि के साथ तब से है 98 से, जब इनने हमारे सरसों को बैन कर दिया, अपना जीएम हुआ है बैन करने के लिए, डंप करने के लिए। और बहुत सुंदर किताब लिखी थी रश्मि ने, खाद्य तेलों की असलियत, तेलों का सच क्या था? खाद्य तेलों की असलियत, खाद्य तेलों की असलियत। हाँ, आप लोग जरूर वो किताब
लीजिए, नवदानिया में भी है, रश्मि के पास भी होगी। और हम अपने ज्ञान में जिस किसी को ट्रांसफॉर्मेशन को, हमें ये नहीं कि हम प्रोसेस नहीं करते थे। एक फायदा करके रिपोर्ट बनाई थी मैकिन्जी ने, और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थी, और वो रजत गुप्ता जो आखिरी में जेल में गए, वो नीचे आ रहे थे और मुझको कंग्रेचुलेट कर रहे थे मेरी स्पीच के लिए। तो मैंने कहा मैं तो आपको कंग्रेचुलेट नहीं करूंगी कि आपने जो फायदा रिपोर्ट बनाई है उसका पहला सेंटेंस है कि भारत में प्रोसेसिंग नहीं होता। तो हम जो इतने बढ़िया अचार और इतनी बढ़िया बड़ी और ये सब बनाते हैं, आपके आंखों में वो काम नहीं है, वो प्रोसेसिंग नहीं है। उन्हें कहा इसमें पैसा नहीं बनता। मैंने कहा पर स्वास्थ्य बनता है। तो प्रोसेसिंग को हम संस्कार कहते हैं, संस्कार। और अगर हम उसी चावल को मूढ़ी बनाए या चिवड़ा बनाए, बिल्कुल अलग तत्व निकलते हैं। हमने तो क्वालिटी पे फोकस किया है, हमने तो तत्व पे फोकस किया है। तो मैं अभी देख रही थी कि संस्कार का उल्टा क्या है। ऑपोजिट ऑफ संस्कार इज अयोग्यता, अज्ञान, घटियापन, हानि, अहित। हमारे भाषा में तो इतनी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल खाना जिसके बारे में रश्मि ने तब खाद्य तेलों से शुरू किया, अब ये हमने जीएमओस का झूठ तो दिखा दिया। अब बिल गेट्स नए जीन एडिटिंग के साथ आ रहे हैं, और आज ही बाइडेन और जॉनसन मिलके G7 में नया समझौता कर रहे हैं कि रेगुलेशन ना हो। ब्रेक्सिट हुआ कि यूरोप से निकल जाए इंग्लैंड और अमेरिका के साथ नाश करे और पेस्टिसाइड्स और फैलाए। और अब अगर आप सोचो, आप मान भी नहीं पाओगे क्या क्या सोच है। ये मैं दिखाती हूं आपको। क्योंकि जहर फैलाए जा रहे हैं, मधुमक्खियां गायब हो रही हैं। हाँ, मधुमक्खी गायब हो रही है, कहते कुछ नहीं होते, हम रोबोट बी बनाएंगे, रोबोट बी। पर रोबोट बी कुछ फसलों को पोलिनेट कर पाएगी शायद कभी कभी, पर वो जीव तो नहीं है। हमारे यहां तो एक देवी है ब्रह्मरी, और क्योंकि शिवा को कभी कभी ईगो बहुत हो जाता था, तो कोई राक्षसों से पूजा करता था और उनको कहते थे हाँ तुम ऑल पावरफुल हो गए। तो पार्वती एक रूप लेती थी हमेशा उस देव को खत्म करने के लिए। उसमें से एक था ब्रह्महरि, कि बीज ने खत्म किया राक्षस को। ये हमारी सोच है। अब बिल गेट्स ने अपनी पैसे बनाने की सोच 2-3 जगह लगाई है कि मैं मौसम को बदलूंगा। कल मैं एक वेबिनार दे रही थी सोलर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम सूरज को रोकेंगे, ग्लोबल कूलिंग कर देंगे। भाई अगर सूरज नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? सूरज नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? सूरज की पूजा कितनी बार करते हैं, सूरज नहीं होगा, विटामिन डी कहां से आएगा? उन्हें नहीं ख्याल, जीवन का ख्याल नहीं है, हम रोक देंगे। और मौसम बदलाव में उसके पेटेंट है गेट्स के। आप हो रहा होगा, आजकल का मौसम अकेला क्लाइमेट चेंज से नहीं है, ये डिलिबरेटली तोड़ा जा रहा है। जब फसल तैयार हो रही होती है तब राजस्थान में बारिश आएगी। तो ये एक जिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इस तरह वेदर वॉरफेयर ये एक वियतनाम वॉर में इस्तेमाल हुआ था। अब फर्जी खाने पे पीछे पड़ गए। 14 पेटेंट ले लिए हैं एक जीएमओ सोया के बनाए हुए बर्गर के ऊपर। 14 पेटेंट। मैं इसको फर्जी खाना कहती हूं, पर वहां नहीं टिकते। कहते नहीं, दूध क्यों पीते हो? गौ माता को क्यों पूजा करते हो? घी क्यों खाते हो? नहीं, बंद करो, सब कुछ बंद करो। हम पेटा को पैसा देंगे, इसको पैसा देंगे, उसको पैसा देंगे, कि वो लग जाए भारत के खान पीन के रास्ते के पीछे। और फिर लैब में बनेगा दूध। ब्रेस्ट मिल्क तक लैब में बनवा रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बिल गेट्स। पैसा दिया है। और अभी हमने एक अभियान शुरू किया था, रश्मि के पास वो पोस्ट कार्ड है। रश्मि, सबको भेज देना जो हमने वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे में पोस्ट कार्ड बनाया था। जी, मैंने भेजा है। हाँ, मैंने भेजा, एक बार और भेजूंगी।
सारे हाँ, ग्रुप्स में। क्योंकि दो और जगह ये बिलियनियर लोग घुस रहे हैं। एक है हमारे पोषण का सारा ज्ञान हमारी सरकार ही उनको दे रही है, लेके डेटा उनको दे रही है, फिर ये लोग मैसेजिंग कर रहे हैं। आजकल का ज्ञान क्या है कि डेटा लो, उसको बदलो, तोड़ फोड़ करो और उससे अटैक करो। जिस तरह दूध वगैरह का, अच्छा ये दूध पीते हैं, कैसे अटैक करो, इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है बीज का, ऐसे ह्यूमन का जेनेटिक इंजीनियरिंग है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दिमाग बदल दो, दिमाग पहले माइंड कर दो और फिर झूठ से भर दो कि नहीं नहीं असली खाना डेंजरस है, तुम्हारा सरसों का तेल डेंजरस है, तुम्हारा दूध डेंजरस है, फर्जी खाना खाओ और हमारा पैसा बनाओ। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हर झूठे खाने में पेटेंट है। तो ये असत्य जो हमारा खाने की बात है, ये सत्य की बात है, क्योंकि भोजन से ही सृष्टि चलती है। और मैंने अपने वैज्ञानिक काम से एक समझा कि न्यूट्रिशन साइकिल इज द मेन साइकिल। फूड इज व्हाट मेक्स अस, वी आर व्हाट वी ईट। ये तो मेरी को अपनी रिसर्च से, अपने काम से समझ आ रहा था। मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ, बैडली मैं संस्कृत में कुछ पढ़ूंगी आपके लिए। और मेरे को आशुतोष ने कहा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है डोंट वरी, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट प्लान है संस्कृत सीखना। तो अभी मैं इट्स लाइक किंडरगार्टन में करूंगी। और ये कहां से आया है? मैंने पार्टिकल फिजिक्स की थी एमएससी ऑनर्स पंजाब में। मेरे एक साथी जतिंदर बजाज मेरे साथ पार्टिकल फिजिक्स करती थी। जिस तरह मैं कृषि में आ गई, इसमें आ गई, उसमें आ गई, उनने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, अन्नम बहु कुर्विता। ये सब में बड़ा धर्म है कि अच्छी तरह महाभारत से हो, कहीं से हो। और कृष्णा का डिस्कोर्स युधिष्ठिर के लिए एक है, सब कुछ तो अन्न से ही बना है, अन्न भवन्ति भूतानि, अन्न से ही बना है, अन्न ब्रह्मन। और मैंने साइकिल्स की बात की थी, सीधे है कि साइकिल ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ही ब्रह्मा है। लेना 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 नहीं, साइकिल ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। बीज और मिट्टी, पौधा और पॉलिनेटर, हमारे शरीर और मिट्टी, ये सब जो म्यूचुअल डिपेंडेंस में है, एक ये जोड़ हमारे पास तो कब से है। और आखिरी में जो सब में सुंदर है, अगर प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा है अपॉलॉजीज। तस्यम सस्यानि रोहन्ति ये जीव्यन्ति खिला प्रजा। सब बीइंग्स कम फ्रॉम द कंटेंटेड अर्थ। कंटेंटेड अर्थ कौन है? जिसकी सेवा हमने की है, जैविक खाद वास्ती है, वो कंटेंटेड अर्थ है। और अगर अर्थ कंटेंटेड है तो सारे जीव, जैव विविधता उतरती है, और आपका मांस, आपका फैट, आपका बोन्स, आपका मैरो, सब कुछ वहां से बनता है और कहीं नहीं से बनता। ये ज्ञान असली विज्ञान है। ये हमारा नया विज्ञान जो दिखा रहा है कि गट माइक्रोबायोम से ही श्वास चलता है, वो विज्ञान और ये संस्कृत में जो विज्ञान है, ये एक ही है। इसी को जोड़ना हमारा आगे का काम है। मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोग के साथ जुड़ के। जी मैम, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रश्मि मैम। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विस्तृत एक चित्रण आपने बहुत कम समय में सभी के सामने रखा।
पूरे इतिहास से लेकर आज तक का परिप्रेक्ष्य बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को समझ में आए, इस तरीके से सरलता से आपने संवाद के माध्यम से सभी के बीच में रखा। मैं समझती हूँ कई जो श्रोतागण हैं उनका विजन इस दिशा में और क्लियर हुआ होगा, जो इतने समय से पिछले 40 साल से लगभग 37 वर्ष से आपने तपस्या के रूप में भारत को एक नया विजन, एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन, बहुत सारे किसानों का हित और बीजों का संरक्षण और जैव विविधता को बचाए रखने में, समझाने में, सिखाने में, सब लोगों को जागरूक करने में जो भी भूमिका आपने निभाई है, मैं समझती हूँ अब हम सबकी बारी है कि सब आपका सहयोग करें, योगदान करें, इस आंदोलन को आगे लेके जाएं और प्रत्येक भारतवासी के मन में अपनी संस्कृति, अपनी समझ, अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने का एक समय है कि हम अपने ऊपर ये विश्वास करें कि हमारे पास हमारे पूर्वजों का लिखित रूप में संस्कृत भरा पड़ा है ज्ञान से। केवल हम एक सेतु का निर्माण करें और अपने पुराने 2000 साल का बीच में से जो एक समय था, खराब समय हमारे लिए आया था, हम पुनः अपने उस 5000 साल पुराने विज्ञान से हम आज को जोड़ते हुए और आगे के लिए अपनी पीढ़ियों को हम एक दिशा दे सकें। तो इसमें हमें आपका मार्गदर्शन और चाहिए। आप किस प्रकार से इसमें हमारे को मार्गदर्शित करेंगी और हमसे क्या अपेक्षा करेंगी आप, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में आप थोड़ा सा हमें और बताएंगे तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लगेगा। मैम, जहाँ पर आपने कहा कि नवधान्य जो है वहां पर आमंत्रित है, तो यहाँ पर कई लोग हैं, उन्होंने पूछा है, वैसे इन्होंने यहाँ पर कई लोगों ने कहा है कि हाँ, हम बिल्कुल नवधान्य जाना चाहते हैं, जो आपके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों की क्वेरीज भी हैं कि नवधान्य क्या है और कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है और वहां पर हम कैसे जा सकते हैं। इससे कैसे जुड़े? अच्छा, तो मैं पहला ये आपके पहले करती हूँ और फिर आऊंगी रश्मि के उसमें। तो जी। नवधान्य कहाँ है? क्वांटम की तरह है, हाँ, सब पार्टिकल भी है और वेव भी है चारों तरफ, है ना। तो पार्टिकल के रूप में बीज विद्यापीठ देहरादून में है, दून वैली में, शीशम बाड़ा गांव में। अगर आप नवधान्य की वेबसाइट में जाइए, आपको मैप वगैरह सब दिख जाएगा। और जिस तरह शुरू मैंने किया बीज बचाने से, पर खुद ही तरह तरह के पौधे आने लग गए, कुछ पेड़ उगाए, बहुत पेड़ अपने आप आ गए। हमने बस पौधे उगाए, 6 गुना ज्यादा पॉलिनेटर आ गए। हमने जैविक खाद डाली, 70 फीट ऊंचा पानी आ गया। और इसी तरह एक पौधे की तरह विद्यापीठ, तो वो बीज विद्यापीठ में हम कोर्सेज, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। कुछ किसानों के लिए होता है कि एक हम अक्टूबर में लंबा करते हैं, जो जैविक बीज, जैविक मिट्टी, जैविक खाना और जैविक अर्थव्यवस्था पे सब कुछ जोड़ के करते हैं। पर बीच बीच में 2-3 दिन के, और क्योंकि ये डिमांड इंटरनेशनली आई थी हमारे पास, तो कुछ कोर्सेज तो इंटरनेशनल हैं, पर और किसान बातें तो हिंदी में होता है। पर अगर जिस तरह हमने आज बातचीत की है, अगर आप लोग नवधान्य बीज विद्यापीठ में आ पाए तो जरूर आइए। उसके लिए रश्मि, आप संपर्क में रहना, earthuniversity@navdanya.net ईमेल है बीज विद्यापीठ का। और बीज विद्यापीठ नवधान्य, जैसे मैंने कहा, वेव भी है। और वेव है कि जहां जहां हमने पिछले 30 सालों में करीब 10 लाख किसानों को तो ट्रेनिंग की होगी बीज बचाने में और जैविक खेती में। और कुछ स्टेट्स में हम कभी ज्यादा ध्यान से काम करते हैं। उड़ीसा में जब सुपर साइक्लोन आया, उसके बाद देने लगते हैं। विदेश में राजस्थान में तो उतना बड़ा छोटा है, गढ़वाल में तो क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है और यहाँ पे हम हैं, तो उत्तराखंड में तो बहुत गहरा है। और उत्तराखंड जब बना था तो कहते थे
मंडुआ जगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तो यहाँ पे तो जैव विविधता बचाना एक आजादी का स्लोगन बन के निकला है। नवदानिया का नाम, जैसे रश्मि बोला, नवदानिया का नाम मतलब नौ बीज, पर ये जुड़ा हुआ है नवग्रह से। क्योंकि मैं जब बीज कलेक्ट कर रही थी, मैं साउथ इंडिया में गई थी और हाँ वीरप्पन होते थे उस इलाके में, मुझे पता था कि रासायनिक नहीं आए। तो मैं जब वहां पुराने बीज हो, तो मैं वीरप्पन के इलाके में बीज कलेक्ट करनी, लोग बहुत कह रहे थे मार देगा, डरा देगा। मैंने कहा बीज तो मिल जाएंगे। एक किसान के खेत में 9 फसलें उग रही थी। मैंने पंजाब का हरित क्रांति करा था, बस एक सीजन में चावल चावल चावल, एक सीजन में गेहूं गेहूं गेहूं। तो मैंने गिना, वाह आप 9 फसलें इकट्ठा उगा रहे हो। और इस ट्राइबल फार्मर में जो स्कूल कभी नहीं गया, उसने जो मुझको डिस्कोर्स दिया है नवदानिया पे कि 9 ग्रह, ये 9 बीज मेरे खेत में और मेरे शरीर का संतुलन एक ही संतुलन है। और सृष्टि की देखभाल करना, धरती माँ की देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने, अपने परिवार की स्वास्थ्य की देखभाल करना, यही धर्म निभा रहा हूं मैं 9 बीज उगा के। तो उसने नवदानिया को मुझे इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हमने नवदानिया का नाम डाला, मतलब 9 बीज। पर नवदान अगर दूसरी तरह प्रोनाउंस करो, नवदान तो नया दान है। ये नया दान है कि बीज किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बीज एक कॉमन्स है। नया दान एक स्वास्थ्य का दान है, नया दान की फिर हम धरती माँ के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े। अगर हम अगले 10 साल अपनी संस्कृति को पुनर्जीवन कर देंगे तो भारत बच जाएगा। नहीं तो लुटेरे इस बार तो जैसे अंग्रेज आए, लूटा, लगान लिया, पर चले गए, पर धरती माँ पे सीधे आक्रमण नहीं था उनका। अब सीधे आक्रमण है, सीधे। और इस बार अगर 10 साल छोड़ दिया हमने, तो बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना जैव विविधता, ना सृष्टि के सीजन्स, कुछ भी नहीं। तो नवदानिया हमारा धर्म भी है, हमारा वेव भी है, हमारा पार्टिकल भी है। और अगर आप फिजिकली नवदानिया में आना चाहें बीज विद्यापीठ में, तो मैंने कहा earthuniversity@navdania.net। और अगर कोर्सेज डिजाइन हम लोग कर पाए, तो आप लोग रश्मि के साथ मिलके, मैं खूब खुशी से समय दूंगी, क्योंकि ये बदलाव समय जरूरी है। इसलिए उस समय मोन्सेंटो बीज ला चाहता था, आज बिलियनर्स गेट्स से, माइक्रोसॉफ्ट से लेके हमारी मिट्टी चाहते। आपको पता नहीं कि एक समझौता हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट को सारे लैंड रिकॉर्ड्स दे दिए गए हैं, सारे क्रेडिट रिकॉर्ड्स दे दिए गए हैं, सारा सॉइल डेटा दिया गया है। और मैं नई किताब लिख रही हूँ, एक मेरी पुरानी किताब है Oneness versus 1%, पर उस पर बिल्ड कर रही हूँ कि ये कंपनियां और मोन्सेंटो बायर मिलके डेटा को कनेक्ट कर रही हैं। तो आप कर्ज लोगे और आपका लैंड रिकॉर्ड उनके पास है, उस कर्ज के द्वारा ये आपकी जमीन काट सकते हैं। जिस तरह बीटी कपास के बीज बेचने वाले एजेंट ने जमीन छीन ली, उनने तो फर्जी भर के चली, ये लोग तो डिजिटली छीनेंगे। इसलिए जमीन को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने फर्जी खाने के बारे में बताया, मैंने मौसम बदलाव के बारे में बताया, हर तरह से। और जैसे मैंने कहा, हमारे ज्ञान में, हमारी संस्कृति में सब कुछ है। तो रश्मि के क्वेश्चन में मैं आती हूं। कोविड के समय में बहुत बीमार पड़े हैं, बहुत हमारे साथी लोग गुजरे हैं। यह समय हो गया है कि हमें सब में आगे स्वास्थ्य रखना है, पर स्वास्थ्य के साथ हमें ख्याल रखना है कि भोजन, अच्छे भोजन से स्वास्थ्य आता है, जहरीले भोजन से बीमारी। और मैं इसमें एक और चीज आपको जोड़ दूं कि ये जो नए नए एपिडेमिक्स आ रहे हैं, क्योंकि जंगल में घुस रहे हैं जीएमओ सोया उगाने को लिए, पाम ऑयल उगाने के लिए, इसलिए नए नए इन्फेक्शियस डिजीजेस आ रहे हैं। अब वुहान के लैब के लिए तो जरा डिबेट ज्यादा ही है कि ये इन लोगों ने जेनेटिकली मैनिपुलेट भी किया, वो तो अब बहस बहुत पब्लिक में आ गई है। पर व्हाटएवर इट इज, ये
जीएमओ खेती ने ही बीमारियां दी हैं एपिडेमिक डिजीजेस के रूप में, और इन्हीं ने हमारे शरीर के संतुलन को खत्म करके डायबिटीज दी है, कैंसर दिया है। अगर डायबिटीज है, कोविड इन्फेक्शन से आपका रिस्क अगर 0.% है कोविड से मरने का, तो आपका रिस्क 7.2% बढ़ जाता, 7.6 बढ़ता है अगर कैंसर है, और 9.2% बढ़ता है अगर डायबिटीज है। और अभी भी ब्लैक फंगस वगैरह बार लोग बता रहे हैं, पार्ट ऑफ इट इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म। तो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। फिर लोग सब में पहली बहस करते हैं, और जैविक तो महंगा है ना, सब में पहले दिमाग में आता है जैविक में। सब में पहले सोचना चाहिए, इतना जहर डाल के, इतना रॉयल्टी खींच के वो सस्ता कैसे हो गया? क्योंकि हमारा टैक्स पैसे ने ही उसे सस्ता बनाया, सब्सिडी ने उसे सस्ता बनाया। और जो आजकल कहते हैं कि जैविक महंगा है, कल अगर आपने अपन नहीं बनाया, आपको कहना पड़ेगा अरे खाना तो महंगा है, फर्जी खाना खाना तो बहुत जरूरी हो गया है, पर फर्जी खाना मारेगा। बीमारी से अभी तक जो क्रोनिक डिजीज हैं, उन्हें डायबिटीज का कैपिटल बना दिया है भारतवर्ष को। तो तरह तरह के नए डिजीजेस आएंगे। तो स्वास्थ्य से शुरू करिए आप, पर स्वास्थ्य से बाजार की तरफ नहीं उठिए। स्वास्थ्य के कंसर्न से आप धरती की तरफ उठ जाइए, किसान की तरफ जाइए। हमारे सामने 3 संकट हैं अभी, धरती का संकट, किसान का संकट, 6 महीने बन गए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य का संकट, और बेरोजगारी भी जुड़ी हुई है उसमें। एक्चुअली 4 संकट है ना, धरती, किसान, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। हमको जैविक खेती और अच्छे खाने द्वारा पहला प्रकृति का संकट दूर करना है, और ये हमारा नवदानिया का काम है। और जिसको इसका सीखना है, आइए, इससे हम किसान का संकट भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि सारे किसान के संकट जहर खरीदने के लिए कर्ज में डूबने का संकट है। अगर किसान जैविक की तरह मुड़ेगा तो संकट चले जाएगा। पर एक और है कि शोषण वाले बाजार से जुड़ने से किसान के पास 1%, 2% बचता है। पेप्सी का तो हमने स्टडी किया है, पेप्सी किसान को देता है एक पैकेट ऑफ चिप्स के लिए 4 पैसा, आप देते हो 20 रुपया, पर उसके साथ आप फिर पेप्सी को नहीं देते हो, पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देते हो डायबिटीज के लिए और खर्चा। तो वो 20 रुपया पेप्सी को देते हो और 4 पैसा जा रहा है किसान को। अगर आप इस तरह का बनाए सिस्टम, जिसको हम सर्कुलर करते हैं, कि सीधे किसान को जाए। और यही मेरे ख्याल से रश्मि ने किया है हेल्दी ईटिंग, हेल्दी कम्युनिटी के द्वारा। इसी तरह हमने नवदानिया की बहुत कम्युनिटीज बनाई हैं, नवदानिया की डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दुकानें भी खोली हैं, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी एड्रेस होगा, क्योंकि एक एक चीज के लिए लोग काम चाहिए। मुझे घानी खड़ी खरीदनी है, 4 लोग मिलके घानी लो। मुझको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 5 लोग मिलके डिस्ट्रीब्यूशन करो, मेंबरशिप बनाओ किसानों की, और शहर में कट गया रश्मि की नहीं या अच्छा अभी तो मैम वापस आ रही है मैम, हाँ अब आ रही है मैम मैम। आवाज? अभी आ रही आ है, रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जी। हाँ, बीच में कट गया था। हाँ, इसीलिए मैं जी, जी, कहती हूँ सब कुछ डिजिटल पे मत छोड़ो, कट जाता है। असली रिश्ते नहीं कटते। रश्मि और हमारा रिश्ता जी। कितने सालों से है, नहीं कटता।
ये डिजिटल कनेक्शन बहुत जल्दी कट जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पूरा साइबर अटैक होके सब कुछ कोलैप्स हो गया। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत अनरिलायबल है, और जब सेंट्रलाइज है तब तो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है ना। मतलब एक टावर पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, खत्म तुम्हारा सारा कम्युनिकेशन, है ना। इसलिए तरह तरह के हमको सिस्टम्स बना के रखने पड़ेंगे। पर मैं कह रही थी कि देखिए, अब जोमैटो जैसी कंपनियां कुछ करती नहीं है। कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऑर्डर कर रहा है, आप जोमैटो मत बनो। आप 10 लोग मिलके 100 किसान और 1000 कंज्यूमर्स के साथ सीधा रिश्ता, पर्सनल रिश्ता जो टूट ना पाए। प्रोसेसिंग, बार बार मैं कहती हूं, जो बीमारी की प्रोसेसिंग से दूर जाओ। रश्मि को इसके बारे में कितना ज्ञान है, और हमको हर जगह, मेरी ड्रीम है कि अगले 10 साल में हम हर गांव में घानी और चक्की वापस ले आए। जिस तरह 30 साल पहले मैंने 35 साल पहले कहा था कि हमें अपने बीज लाने हैं, और पारंपरिक बीज बचा के हमने बहुत बचा लिया है, ज्ञान बचा लिया है, जीवन बचा लिया है। अब हमको अपनी संस्कार की टेक्निक्स लानी है। हमको अपनी घानी, हमें अपनी घानी, अपनी चक्की और अचार बनाने के तरीके। रश्मि, तुम मुझे एक बार बहुत सुंदर जगह ले गई थी जहाँ 100 तरीके के तिल के प्रोडक्ट्स बनाता है वो हलवाई। हाँ जी। और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि जहां, क्योंकि ये नए फूड सेफ्टी कानून जो बार बार लाते हैं ना, हमारे आर्टिसनल प्रोडक्शन को खत्म करने के लिए लाते हैं। और हमने अगर सरसों सत्याग्रह करके अपनी घानी बचा ली, इसलिए आज कच्ची घानी का तेल बिकता है। अगर सत्याग्रह नहीं की होती 1998 में, नहीं होता। अब हमको सत्याग्रह अच्छे खाने के लिए करनी पड़ेगी हर चीज में। और हमने इसके लिए पिछले साल एक स्वास्थ्य करके लेबल बनाया है। हमें पता है क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये हम कम्युनिटी के रूप में जारी करेंगे। हाँ, ये लेबल मैंने तुम्हें भेजा था, जरूर नहीं तो नहीं भेजा होगा तो बताना, नहीं तो मैं भेज दूंगी तुमको। हमें कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। हाँ जी। और अंग्रेजों के समय से कॉलोनाइजेशन का है कि जो इनके पास है उसे इलीगल बना दो, नमक इलीगल बना दो, और मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लो जी। अब खाने पे लड़ाई आ गई है, इनका खाना इलीगल बना दो और अपने जहरीला और फर्जी खाने का मोनोपोली बना लो। और अगर हमने ये होने दिया अपनी संस्कृति के बावजूद, तो क्या हमारी संस्कृति किस चीज की, किस लायक? आज ही समय है उस संस्कृति को, वो हमारी संस्कृति धर्म से जुड़ी है, और धर्म से ही ताकत आती है, और धर्म से ऊंची ताकत नहीं है जो कह सकती है बिल गेट्स को, मोंसेंटो को, किसी को भी, हमें चिंता नहीं, हम सत्य के रास्ते में चल के अच्छा खाना उगाएंगे, अच्छा खाना का वितरण करेंगे, अच्छे खाने का प्रोसेसिंग करेंगे, और आपके झूठे कानून से हम फिर से गुलाम नहीं होंगे। तो ये सिस्टम्स बनाने के लिए तुमने शुरू तो कर ही दिया है ना। हम स्पेशल वर्कशॉप भी कर सकते हैं, है ना, डिटेल वर्कशॉप कर सकते हैं, पर हमें एक नया कोalition बनाना पड़ेगा, किसानों का, एनवायरमेंटलिस्ट का, हेल्थ पीपल का, और अनएम्प्लॉयड यूथ का। जब ये 4 ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी, सोल्यूशन उनका धरती से और अच्छे खाने से निकलेगा, सबका, डॉक्टरों का वहीं से निकलेगा, अनएम्प्लॉयड यूथ का। आप लोग तो देख रहे होंगे ना, आजकल टीवी में रोज आ रहा है, 14,000 कमाता था, 13,000 कमाता था, नोएडा में काम करता था, गाजियाबाद में काम करता था, वापस जाके 2,000 में लेबर कर रहा है खेत में। इससे अच्छा तो हम लोग मिलके सामूहिक एक असली आत्मनिर्भर विकल्प बनाए देश में। बीज में आत्मनिर्भरता, अपनी जमीन में आत्मनिर्भरता, अपनी रोटी में आत्मनिर्भर। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से आपका जो और आपकी जो इच्छाएं हैं और आपकी जो प्रेरणाएं हैं, वह एक कमेंट्स के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई है। और उन्होंने लिखा कि वसुंधरा को हरा भरा बनाने डॉक्टर वंदना शिवाजी आई हैं, नवधान्या के माध्यम से हमें स्वस्थ बनाने आई हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती बाड़ी करनी है,
भारतीय किसानों का ज्ञान बढ़ाना है। थोड़ा सा कुछ कविता की तरह से इन्होंने बनाने का प्रयास किया है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से मैम, डॉक्टर वंदना मैम, आपके द्वारा जो भी प्रेरणा है वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक कार्य के तरीके से हमें कोशिश करनी होगी कि हम किस तरीके से इस और आगे बढ़ सकें। और आपने हमें एक मार्ग सुझाया है, हम उस मार्ग पे चलने की कोशिश भी करेंगे। एक प्रश्न भी है मैम डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव का, और ये एक रेगुलर हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं, और इनका प्रश्न है कि आर देयर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉइल विच आर हैजार्डस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग? नहीं, हैजर्ड्स तो जहरीले लैब से ही आए हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स विद नाइट्रेट पोल्यूशन। और अगर आर्सेनिक जैसी चीजें हैं, वो इसलिए आई हैं कि डीप ट्यूबवेल माइनिंग करके आप नीचे का पानी ऊपर ले आए हो। वो भी हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो जैविक खेती में तो आप मिट्टी बनाते हो, जीवन बनाते हो। और जैविक खेती से मैंने सुनामी के बाद काम किया था तमिलनाडु में, जापान की सुनामी के बाद मैं वहां के जैविक किसानों के साथ काम किया। जिस तरह शरीर में अच्छे पोषण के द्वारा ताकत आती है, इम्यूनिटी आती है बीमारी को भगाने की, इसी तरह मिट्टी में जैविक खेती द्वारा जो खराब पदार्थ हैं, जैसे हमारी सुनामी में ओशन से सारा पोल्यूशन आके फार्म्स पे आया था, और सरकार ने कहा था नमक इतना है और पोल्यूशन इतना है कि खेती नहीं हो पाएगी, 5 साल का फार्मिंग हॉलिडे। तो हमने कहा था नहीं, हमारे पास नमक सहन करने वाले बीज हैं, वो लाएंगे, और जैविक खेती है, हम उस पर निर्भर होंगे। और एक सीजन के अंदर सारे जहर गए, क्योंकि जैविक खेती को उनको क्योंकि फंजाई होता है जैविक खाद खेत में, फंजाई होता है 1 क्यूबिक मीटर में 2300 मीटर का, माइल्स का, इतना काम कर सकते हैं वो, और वो भगा देते हैं जहर को। सुनामी ऑफ फुकुशिमा में जहां रेडियो एक्टिव डिजास्टर हुआ था, आप मानोगे कि नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रेडियो एक्टिविटी तक निकल गई थी सॉइल से। उसका डेटा प्रेजेंट किया गया था। हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली में, और जापानीज फार्मर्स आए थे। तो क्योंकि जैविक खेती प्रकृति के कानून और प्रकृति के शक्ति के साथ काम करते हैं, और प्रकृति में शक्ति है कि गलत चीजें भगाओ और अच्छी चीजें पनपने दो। मिट्टी में भी यही होता है जब जैविक खेती करोगे। सही, बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैम एक प्रश्न और है कादम्बनी जी का, उन्होंने प्रश्न किया कि मैडम बट हमारी पूरी इकोनॉमी को किस चीज से वापस कैसे जोड़ा जाए, कि कमिंग यूथ को कैसे इंस्पायर किया जाए। तो इसके लिए वैसे आप निश्चित रूप से आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रश्न ये है कि किस तरह से हम इकोनॉमी के साथ में और यूथ के साथ में, दोनों के साथ में इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, 2 चीजें। इकोनॉमी का मतलब है जीवन जीने का रास्ता, और इकोनोमिया आर्ट ऑफ लिविंग। पैसा बनाना इकोनॉमी नहीं होती। आजकल जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं वो पैसा बनाना है। एरिस्टोटल ने कहा था ये क्रीमेटिस्टिक्स है। तो इकोनॉमी है जीवन, और खेती से जीवन आता है, खाने से जीवन आता है। तो जब आप कहती हैं कैसे जोड़े इकोनॉमी के साथ, सब में पहले आप मान लीजिए कि आधे से ज्यादा भारत खाने की इकोनॉमी है, किसान है, रो रहे हैं सड़कों पे, हमारे को न्याय दो, हमको न्याय दो। तो उनके साथ जोड़ना तो समय जरूरी है कि उनके संकट को समझें और उसका विकल्प लाएं। दूसरा, ये मानना कि जो कल अपना गांव छोड़ के शहर चला गया था वो वही है, ये भी गलत है। ये भी बहुत गलत फहमी है। शहर छोड़ के कितने लोग वापस गांव आए हैं, कितने लोग, देखिए, उनके साथ हमको एक विकल्प निकालना है। और मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, धरती माँ की चिट्ठी। मैंने चिट्ठी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, जब हमारे साथी लोग सड़कों पे चल चल के, माइग्रेंट मजदूर चल रहे थे,
मैंने कहा था तुम्हें पहले, बोला कि गांव घटिया है, शहर आओ। अब शहर ने तुमको लात मार के भगा दिया है, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, दिल नहीं है शहर की, तुम्हें वापस गांव जाना पड़ रहा है। गांव में धरती माँ तुम्हें बुला रही है, और अगर तुम धरती माँ से जुड़ो तो वो इकोनॉमी निकलेगी। इसके लिए हमें क्या करना है? पहले एक मनरेगा करके प्रोग्राम है ना, सबको लड़के कहना पड़ेगा ये जो पैसा है ये धरती माँ को पुनर्जीवन करने के लिए होना चाहिए, बस खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो नहीं, इसके लिए नहीं, पुनर्जीवन करने के लिए, पेड़ों को बचाने और लगाने के लिए। और पेड़ कौन से? देसी पेड़, यूकलिप्टस नहीं। दूसरा, हमको जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, बिना जुड़े नया इकोनॉमी नहीं आएगा हमको। और अगर आप ये सोच के चलिए कि वैसे भी 60% भारत खेती कर रहा है, किसान है, वैसे भी अनदर 10% को बाहर भगा दिया गया है शहरों से, तो हम करीब 80% की बात कर रहे हैं जो जिनका कोई जगह नहीं है इस एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी में। तो हम अपनी संस्कृति के द्वारा अपना ज्ञान फिर से करें, क्योंकि हमारे ज्ञान को मारा गया है, और जब ज्ञान खत्म होता है तो विकल्प गायब होता है। और क्योंकि ज्ञान और संस्कृति खत्म हुई है, हम विकल्प सोच भी नहीं सकते, सोचते हैं बाहर से ही आएगा, कर्ज लेके ही आएगा। जीवन कर्ज लेके नहीं जिया जाता, और गुलाम बनाने वाले आपको आजादी नहीं देंगे, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे संस्कृति, हमारा संस्कृत और नया विज्ञान के द्वारा मैं चाहूंगी यूथ ग्रुप्स बनाइए, आप यूथ ग्रुप्स बनाइए कि कैसे हम लोग मिलके एक नया पुनर्जीवन कर सकते हैं, किसानों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अगर हम किसान के बेटा या बेटी हैं तो इसके बजाय कि हम माने कि बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ खेती करेगी, हम उनके साथ कैसे लग सकते हैं और डिग्निटी ऑफ लेबर वापस लाएं। एटलीस्ट रोटी तो मिलेगी, पर रोटी के साथ आजादी भी मिलेगी। और यही डिजाइन करने के लिए अगर हम अगले 5 साल लग जाएं तो पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा, 4 संकट एक साथ गायब होंगे। बिल्कुल मैम, निश्चित रूप से। और वैसे आपके विचारों से हम बिल्कुल कई बातों को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है, और वह प्रश्न है कि विज्ञान और संस्कृत, साइंस और संस्कृत, इन दोनों के बीच जो खाई सी हम देख रहे हैं कि जो संस्कृत पढ़ता है वो विज्ञान नहीं पढ़ता, और जो साइंस पढ़ता है वह संस्कृत को नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस खाई को मिटाने का क्या प्रयास किया जाना चाहिए, और उस खाई को मिटा करके हम कैसे नवधान्य जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो विचार हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल भी कहे जा सकते हैं, उन मूल विचारों को हम लोगों तक और भी बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। अच्छा, इसमें 2 चीजें, जिस तरह मैंने कहा, एक इकोनॉमी है जो जीवन देती है, और एक शोषण है जो जीवन लेता है, मनी मेकिंग। इसी तरह विज्ञान भी 2 तरीके का है। एक विज्ञान है जो ज्ञान देता है, सृष्टि कैसे चलती है, मैं सृष्टि के साथ काम करके कैसे धरती को पुनर्जीवन दूं, कैसे लोगों को स्वास्थ्य दूं, वो एक तरह का विज्ञान है। आफ्टर ऑल रश्मि ने केमिस्ट्री पढ़ी है। She could have been working for a solvent extraction plant, but she used her chemistry to tell us what is wrong with industrial oil, है ना? तो जब आप शोषण के साथ अपना ज्ञान को जोड़ोगे तो आपका दिमाग बिखरी दिमाग हो जाता है, बिकाऊ का दिमाग हो जाता है, तब आप कुछ भी झूठ बोल लोगे। और यही दिक्कत है, क्योंकि पैसा बहुत हो गया है ऊपर, चाहे वो मोंसेंटो के हाथ में हो, चाहे गेट्स के हाथ में हो, चाहे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और पेप्सीज के हाथ में हो, या नेस्ले के हाथ में हो। वो पैसा देके वो किसी भी चीज के लिए झूठ बोल सकते हैं। और अगर आपको पैसा का लालच है तो आप अज्ञान फैलाओगे, ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं। विज्ञान और संस्कृत
जुड़े हैं। मैंने बताया, मैंने अपने 35 साल 37 इयर्स के रिसर्च के बाद एक एक संस्कृत श्लोक में 20-20 साल का विज्ञान का निचोड़ है जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है ना। ये तो जुड़ा हुआ है ना। महाभारत में कृष्णा का डिस्कोर्स एंड माय वर्क ऑन रिसाइकलिंग, ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑन द फूड साइकिल, वो और ये बिल्कुल एक है। ये तो जुड़ रहे हैं, ऐसे हमें जोड़ना है। पर इसके लिए हमें दो चीजों से बचना है। पहला जो मैं कहती हूं, मोनोकल्चर ऑफ द माइंड। पश्चिम से बस एक ही मोनोकल्चर सोच, उसी ने हमारी विविधता भगाई है। और दूसरा है मैकेनिस्टिक माइंड, मशीन की तरह सोचना। हम मशीन है, दुनिया मशीन है, और मशीन की तरह मैं सोच करूंगी। हमारे यहां हमने दिमाग को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह माना है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। और एक बहुत सुंदर किताब है, हमारे बीपी सिंह सेक्रेटरी एनवायरमेंट हुआ करते थे जब हमने जैव विविधता कानून लिखा, उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी है बहुधा, कि भारत की संस्कृति बहुधा है। हाँ? और बहुधा संस्कृति का मतलब मैं कहती हूं, इस किताब में मैंने लिखा है, हमको बायोडाइवर्सिटी ऑफ द माइंड, जब विज्ञान, हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ द माइंड से विज्ञान करेंगे, वो विज्ञान और संस्कृत ऐसे जुड़ते हैं। पर मोनोकल्चर ऑफ द माइंड और रिडक्शनिस्ट साइंस के साथ संस्कृत नहीं जुड़ सकता, तब टकराव होगा। बिल्कुल मैम, निश्चित रूप से इस टकराव से बचने की कोशिश करनी है। ये टकराव ना होने दिया जाए, अभी तो एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनती चली जाए, और इसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा, स्वयं को प्रयास करने होंगे। और जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं, वे जुड़ कर के काम करेंगे और एक संस्कृति के उस मूल भाव को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम टकराव नहीं, अपितु सामंजस्य का एक सही पैमाना बना पाएंगे, एक सही आयाम बना पाएंगे। और ऐसा ही कुछ एक कमेंट में भी हमें प्राप्त हुआ है मैम, और इस कमेंट में लिखा हुआ है कि ये कमेंट जो है वह बड़े विशिष्ट व्यक्ति का है और आप इनसे परिचित भी होंगे, और डॉक्टर डीपी भट्ट सर हैं, उन्होंने ये कमेंट लिखा है। उनका कहना है कि अ कम्युनिटी एक्शन ऑन द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्चर्ड जैविक खेती, जैविक भोजन etc. in the form of rightly said traditional sanskar based broad head befitting our mother earth friendly vision and mission in the need of the hour towards self reliance through health। तो निश्चित रूप से मैम Thank जो you. आपके विचार थे, That's it, yeah. बिल्कुल मैम, ये डॉक्टर डीपी भट्ट सर हैं और आप परिचित होंगे, दिल्ली में रहते हैं और स्वदेशी साइंस मूवमेंट जो है विज्ञान भारती दिल्ली, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और उनसे लगातार संवाद होता रहता है। डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम भी उनसे जुड़ी हुई हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और निश्चित रूप से वे भी हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका में हमें प्रेरित करते रहते हैं, जिस प्रकार से आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा कंक्लूड, इसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाने का यदि आप कुछ शब्दों में आप बयां कर सकें तो बहुत बेहतर होगा आज के इस व्याख्यान को। जी, मैं इस व्याख्यान के लिए डॉक्टर शिवा की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमसे संवाद करने के लिए आप उपलब्ध रहीं और आपने एक विजन सभी को दिया चर्चा के माध्यम से, और एक रास्ता नया खुलता है जब सभी इस तरह के संवाद में जुड़ते हैं। ये बहुत एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि पैंडेमिक में जब वहां आ नहीं सकते, भौतिक रूप से हम मिल नहीं सकते, तो वर्चुअल ये एक अवसर था कि जिसमें सभी लोग साथ में 1-1.5 घंटे में इस विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करके इस विषय के बारे में अभी करंट के क्या थ्रेट्स हैं, जो आपने बताया, जो चुनौतियां हैं वर्ल्ड लेवल पे,
जो हिडन है, आप समझ पाती हैं, आम व्यक्ति नहीं समझ पाते। तो वो सारी चीजें, कैसी लंबी लड़ाइयां हमारे देश में आपने लड़ी हैं, पेटेंट के लिए लड़ी हैं, आगे क्या होने वाला है उसकी एक भूमिका के रूप में आपने सतर्क किया है, सजग किया है। मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर, जो भी आज सुन रहे हैं, वे अपनी अपनी जगहों पर इन सभी चीजों पर चिंता करेंगे, और जो भी वह सार्थक रूप में इसमें आपके साथ मिलकर आगे जाने के लिए अपनी समझ से जो भी योगदान हो सकेगा, एक बार दोबारा से जैसे आपने बताया, कुछ और समूहों को बनाकर, और जब भी ये खत्म होता है तो बीज विद्यापीठ आकर और अपनी अपनी जगहों पर छोटे छोटे समूहों के रूप में इस कॉन्सेप्ट को सतर्कता, लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो भी हम लोग कर पाएंगे, जरूर और अवश्य हम इसमें पूरी तरह से अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है सभी लोग करेंगे, क्योंकि सभी को आज एक मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है, प्रेरणा भी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। आपका इतना लंबा जीवन जिस उद्देश्य के लिए आपने दिया है, मुझे लगता है सभी लोग उसमें आपकी सहायता करें, मदद करें। हम भारत को, उसकी संस्कृति को, उसकी विरासत को, उसके हमें जो भी हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उन सभी को संजोने में अगर हम अपना पूरा योगदान दे पाए, अपनी भूमिका निभा पाए, तो मुझे लगता है हमारे जीवन को भी कुछ सार्थकता मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक बार पुनः, और जल्दी मिलने की आशा में, पुनः आपसे किसी न किसी और रूप में जुड़ने की आशा में, मुझे लगता है किसी और मंच पर या इसी मंच पर आपसे और संवाद करेंगे, और इसका एक और कोई दूसरा भाग हम कर सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। तो स्वदेशी साइंस मूवमेंट, उस मंच पर भी हम एक संवाद कर सकते हैं। तो क्या आगे और आपके पास समय रहता है, उसके अनुसार हम एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे। तो देखते हैं कैसे आगे जाते हैं हम। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से मैम, आपके आशीर्वाद की भी अपेक्षा है और समय की भी अपेक्षा है। आपका समय अनेक कार्यों के लिए व्यस्त भी है और समर्पित भी है, और उसी समर्पण भावना से हम भी सब भी आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, और एक कोशिश हम सब करेंगे कि यहाँ से कुछ लोगों को तैयार करें, और वे सब भी नवधान्य के साथ जुड़कर उस नवधान्य, न केवल नौ धान अपितु नए धान, इन समस्त बातों को लेकर के आएंगे। और जो वास्तविकता में नवधान्य है, यह नव सोच को, नव विचारों को भी आप्लावित करने वाला होगा, आंदोलित करने वाला होगा, उस नूतनता का भी पोषक होगा। और इसी नूतनता की, इन्हीं अभिनव प्रयोगों की, क्योंकि वास्तव में भारतीय संस्कृति के मूल भी हैं, जिनको आज हम नया कह रहे हैं, वे वास्तविकता में बहुत पुराने भी हैं। उस पुराने और नए, इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक नई पीढ़ी के निर्माण की आज आवश्यकता भी है, और इस सोच को जितना अधिक विकसित कर सकें, जितना अधिक पोषित और पल्लवित कर सके, उस समस्त की आवश्यकता है। तो मैम, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। कुछ यदि आप हम सभी से कहना चाहें अंत में। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैम, आपकी अनुमति है तो इसको हम समापन की ओर ले चलें। थैंक यू मैम। प्लीज। तो अंत में हम कल्याण मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का कल्याण हो और हम सब फिर मिलते हैं।